नमस्कार प्यारे दर्शकों, आप सभी का दिल से स्वागत है हमारे चैनल डी के मोटिवेशन में। प्यारे दोस्तों, किसी घने जंगल में पीपल के पेड़ के नीचे एक खरगोश अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। दोनों पति पत्नी के बीच बहुत प्रेम था और वे एक दूसरे को बड़े दिलो जान से चाहते थे। दोस्तों, खरगोश जितना बुद्धिमान था, उसकी पत्नी उतनी ही जिज्ञासु थी और वह हमेशा अपने पति से कुछ न कुछ पूछा करती थी। दोस्तों, जंगल जो था वह एक बहुत ही विशालकाय पर्वत से सटा हुआ था। खरगोश की पत्नी जब भी उस पर्वत को देखती तो एक प्रश्न हमेशा उसके मन में उठता था कि पता नहीं उस पर्वत के उस पार की दुनिया कैसी होगी। एक दिन खरगोश की पत्नी ने खरगोश से कहा, हे स्वामी, आखिर उस पर्वत के दूसरी तरफ क्या है? क्यों ना आज हम पर्वत के उस पार का भ्रमण करें। इस पर खरगोश कहता है, ठीक है प्रिय। और इतना कहकर दोनों उत्साहित होकर पर्वत के उस पार निकल जाते हैं। दोनों वहां जाकर के देखते हैं कि नदी के किनारे एक सुंदर नगर बसा हुआ है। वहां की चहल पहल खरगोश की पत्नी के मन को भा जाती है। तभी अचानक उसकी नजर एक 20 साल की युवती पर पड़ती है, जो एक नौजवान युवक को डांट रही थी और कह रही थी, मुझे तुम्हारे जैसे भिखारी भाई की कोई जरूरत नहीं है। आज के बाद तुम मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। दोस्तों, उस युवक की हालत बहुत तंग थी, यानी वह बहुत ही निर्धन था। यह देखकर खरगोश की पत्नी व्याकुल हो जाती है और खरगोश से कहती है, हे प्रियवर, वह स्त्री उस युवक से ऐसी बातें क्यों कह रही है? तब खरगोश कहता है, भाग्यवान, आज का मनुष्य बहुत ही लोभी और स्वार्थी हो गया है। वह धन के लालच में इतना अंधा हो गया है कि वह भाई बहन जैसे इस पवित्र रिश्ते को भी धन और लोभ के तराजू से तौलता है। प्रिय, यह बात मैं तुम्हें एक बहुत ही भावनात्मक और प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से समझाता हूं कि एक भाई बहन का रिश्ता कैसा होता है और भाई बहन के इस अटूट बंधन को कैसे निभाना चाहिए। भाग्यवान, आज की कहानी से तुम्हें पता चलेगा कि कैसे समय का न्याय चक्र बड़े से बड़े धनवान को 2 वक्त की रोटी का मोहताज बना सकता है और वह गरीबी के दलदल में फंसता चला जाता है। कहानी बहुत ही मार्मिक और जीवन को प्रेरणा देने वाली है। साथ ही साथ कहानी से तुम्हें ज्ञान की ऐसी 8 बातें सीखने को मिलेंगी, जिन्हें सुनकर कोई भी मनुष्य बड़ी आसानी से अपनी गरीबी मिटाकर एक सुखमय जीवन प्राप्त कर सकता है। लेकिन वादा करो प्रिय कि तुम कहानी को शुरू से अंत तक ध्यानपूर्वक सुनोगी। तब खरगोश की पत्नी कहती है, हे प्राणनाथ, अगर कहानी इतनी अच्छी और जीवन का मार्गदर्शन करने वाली है तो मैं यह कहानी जरूर सुनूंगी। कृपया आप कहानी सुनाइए। प्यारे दोस्तों, तब खरगोश कहानी शुरू करता है और कहता है, हे प्रिय, एक बार की बात है, किसी नगर में नंद किशोर नाम का एक धनवान सेठ रहता था। उस सेठ की एक सुंदर और सुशील पत्नी थी, जिसका नाम कौशल्या था। ईश्वर की दया से सेठ नंद किशोर के घर में 2 जुड़वा संतानें पैदा हुई थीं, लेकिन दुर्भाग्यवश बच्चों के जन्म के बाद सेठ नंद किशोर की पत्नी का देहांत हो गया। पत्नी के देहांत से नंद किशोर को गहरा सदमा लगा, लेकिन बच्चों के बारे में सोचकर उसने खुद को किसी तरह संभाला। उन दोनों जुड़वा संतानों में एक पुत्र था और एक पुत्री थी। सेठ नंद किशोर ने अपने पुत्र का नाम विजय तथा पुत्री का नाम नीलम रखा। उसने अपने दोनों बच्चों के लालन पोषण में कोई कमी नहीं रखी, लेकिन पत्नी के जाने के बाद नंद किशोर बहुत कमजोर हो गया था। समय के साथ धीरे धीरे सेठ के दोनों बच्चे विजय और नीलम बड़े होने लगते हैं। जब उनकी आयु एक दिन विवाह योग्य हो जाती है तो सेठ नंद किशोर को अपने बच्चों के विवाह की चिंता सताने लगती है। एक दिन वह किसी कार्य से पड़ोस के नगर में जाता है। वहां उसे एक व्यापारी का पुत्र पसंद आ जाता है और उसी व्यापारी के पुत्र के साथ वह अपनी बेटी नीलम का विवाह कर देता है। इस प्रकार से नीलम अपने पिता के घर से विदा होकर अपने ससुराल चली जाती है। इधर बेटी को विदा करने के बाद सेठ नंद किशोर अपने पुत्र के विवाह के बारे में सोचने लगता है। वह सोचता है, बेटी का विवाह तो मैंने कर दिया और वह अपने घर की हो गई। अब मुझे अपने पुत्र का विवाह कर देना चाहिए। यदि मेरे पुत्र का विवाह हो गया तो मैं अपना शेष जीवन अपने बहू और बेटे के साथ आराम से बिता सकूंगा। प्यारे दोस्तों, आगे खरगोश अपनी पत्नी से कहता है, भाग्यवान, सेठ का सोचना बिल्कुल सही था।
लेकिन मनुष्य जैसा सोचता है वैसा कहाँ होता है। वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। परमात्मा न जाने कब किसे अमीर बना दे और कब किसे गरीब बना दे, इसके बारे में कोई नहीं जानता। प्रिय, उस अमीर सेठ के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। एक दिन वह सेठ एक भयानक बीमारी की चपेट में आ जाता है। जब सेठ का पुत्र अपने पिता की ऐसी हालत देखता है तो वह बहुत दुखी हो जाता है और अपने पिता का महंगे से महंगे डॉक्टरों से इलाज करवाता है। धीरे धीरे उसकी सारी संपत्ति उसके पिता के इलाज में खर्च हो जाती है। इस प्रकार वह सेठ और उसका पुत्र एकदम कंगाल हो जाते हैं। लेकिन फिर भी उसके पिता की हालत में कोई सुधार नहीं होता। जब कोई भी दवाई उस सेठ की बीमारी में काम नहीं करती तो एक दिन वह सेठ अपने बेटे को पास बुलाता है और कहता है, बेटा विजय, जब कोई काम या स्थिति मनुष्य के सामर्थ्य से बाहर हो जाए और उसका कोई समाधान न मिले तो फिर उस काम को ईश्वर के भरोसे छोड़ देना चाहिए। इसलिए अब तुम मेरी चिंता छोड़ो और अपना भविष्य संवारो। मेरा क्या है, आज नहीं तो कल मुझे इस संसार को छोड़कर जाना ही है। इसलिए पुत्र, अब तुम मेरी चिंता मत करो और विवाह करके अपनी घर गृहस्थी बसा लो। अपने पिता के मुख से इन बातों को सुनकर विजय एकदम चुप हो जाता है। आखिर वह बेचारा कर भी क्या सकता था। उसके घर में जो भी जमा पूंजी थी वह पहले ही उसके पिता के इलाज में खर्च हो चुकी थी। तब विजय मायूस होकर कहता है, पिताजी, जैसा आपको उचित लगे आप वैसा कीजिए। प्यारे दोस्तों, पिता के इलाज में सारी जमा पूंजी लगा देने से अब वह धनवान सेठ नंद किशोर धनवान न रहा। उनकी आर्थिक स्थिति एकदम खराब हो गई थी। उसके बाद सेठ नंद किशोर अपने पुत्र की शादी एक गरीब घर की कन्या से करवा देता है और शादी के कुछ दिन बाद ही उस सेठ की मृत्यु हो जाती है। इधर पिता की मृत्यु के बाद विजय अपने पिता का पूरे रीति रिवाज से अंतिम संस्कार करता है। दोस्तों, विजय का घर और खेत खलियान पिता के इलाज में पहले ही बिक चुके थे। जो कुछ थोड़ी बहुत जमा पूंजी बची थी वह पिता के अंतिम संस्कार में समाप्त हो जाती है। इस प्रकार से विजय एकदम बहुत ज्यादा गरीब हो जाता है। जब विजय एक दिन बिल्कुल ही कंगाल हो जाता है तो वह नगर के बाहर एक गांव में अपनी पत्नी के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहने लगता है और दूसरों के खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपने बीवी बच्चों का पेट पालने लगता है। उधर विजय की बहन नीलम, जिसका विवाह धनी व्यापारी के घर में हुआ था, उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। वह एक आलीशान घर में बड़े आराम से जीवन व्यतीत कर रही थी। उसे जब अपने भाई की स्थिति के बारे में पता चलता है तो वह अमीर बहन अपने गरीब भाई से घृणा करने लग जाती है। मन में सोचने लगती है कि मेरा भाई अब तो बिल्कुल ही कंगाल हो चुका है, उसके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची है। मुझे ऐसे भाई की कोई जरूरत नहीं। उसका घर जमीन सब बिक गया है। यदि ऐसी हालत में वह मेरी ससुराल आता है तो उसे देखकर मेरी देवरानी और जेठानी मेरा बड़ा ही अपमान करेंगी और मेरा मजाक भी उड़ाएंगी। इस कारण से नीलम अपने सगे भाई से रिश्ता तोड़ देती है। ना तो नीलम अपने भाई को ससुराल बुलाती है और ना ही कभी अपने भाई के घर जाती है। नीलम के भाई विजय को भी अच्छी तरह से पता होता है कि उसकी बहन उससे नफरत क्यों करती है। इसलिए विजय भी अपनी बहन की ससुराल कभी नहीं जाता है। दोस्तों, आगे खरगोश अपनी पत्नी से कहता है, प्रिय, मनुष्य को कभी भी धन दौलत से रिश्ते को नहीं तौलना चाहिए। मनुष्य की स्थिति का कुछ पता नहीं होता, आज वह क्या है और कल क्या होगा। इसलिए किसी की वर्तमान स्थिति देखकर उससे घृणा नहीं करनी चाहिए। आगे सुनो प्रिय। नीलम तो बड़े ऐसो आराम के साथ अपने ससुराल में अपनी जिंदगी गुजार रही होती है। इधर विजय मेहनत मजदूरी करके अपनी पत्नी के साथ झोपड़ी में रहकर किसी तरह गरीबी में अपने जीवन का निर्वाह कर रहा था। कुछ साल ऐसे ही गुजर जाते हैं और कुछ साल गुजरने के बाद एक दिन विजय की बहन नीलम के लड़के की शादी तय हो जाती है। लेकिन नीलम अपने भाई को किसी प्रकार का कोई निमंत्रण नहीं भेजती। जब इस बात का पता विजय को चलता है कि उसके भांजे की शादी होने वाली है तो इस बात को सुनकर विजय बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाता है। यह बात वह अपनी पत्नी मालती को बताता है। मेरी बहन के बेटे की शादी है और हम सभी को बहन के घर चलना है। जब विजय की पत्नी को इस बात की जानकारी होती है कि ननद के बेटे की शादी है तो वह भी इस बात को सुनकर बड़ी खुश हो जाती है और सोचने लगती है
चलिए इसी बहाने सही कम से कम मैं अपनी ननद से जाकर मिल आऊंगी और उनके घर को देख आऊंगी। वह बड़ी खुश होकर अपने पति से कहती है, मैं आपके साथ जरूर चलूंगी, लेकिन पहले मुझे यह बताओ, क्या हमारी ननद जी ने हमारे लिए निमंत्रण भेजा है? पत्नी के मुख से इन बातों को सुनकर विजय बिल्कुल चुप हो जाता है। फिर विजय अपनी पत्नी से कहता है, भाग्यवान, निमंत्रण तो नहीं आया है, पर मुझे यह दूसरों द्वारा खबर मिली है कि हमारे भांजे की शादी है। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है, आखिर वह है तो हमारी बहन का ही बेटा। तब मालती अपने पति से कहती है, देखो जी, बात तो आपकी सही है कि आपके भांजे की शादी है, लेकिन बिना निमंत्रण के ननद के घर जाना उचित नहीं है और आपको भी वहां नहीं जाना चाहिए। विजय अपनी पत्नी को समझाता है, भाग्यवान, नीलम के ससुराल वाले बड़े आदमी हैं, उन्हें हमारी याद नहीं रही होगी, या फिर हो सकता है कि उन्होंने हमें निमंत्रण भेजा हो, लेकिन निमंत्रण का पत्र हमारे पास तक नहीं पहुंचा हो। इसलिए तुम किसी भी प्रकार का कोई भी सोच विचार मत करो। बच्चों को तैयार करके तुम मेरे साथ बहन नीलम के घर चलो। अपने पति की इन बातों को सुनकर मालती कहने लगती है, नहीं जी, यदि आप जाना चाहते हो तो जा सकते हो, लेकिन बिना निमंत्रण के मैं नहीं जाऊंगी। तब पत्नी के मुख से ऐसी बातों को सुनकर विजय कहता है, ठीक है, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो तुम बच्चों के साथ घर पर ही रहो। मैं अकेला नीलम की ससुराल के लिए चला जाता हूं। यदि ऐसे में मैं भी नहीं गया तो मेरी बहन की देवरानी, जेठानी और उसके ससुराल वाले मेरी बहन को बात बात पर ताना मारेंगे और कहेंगे कि खर्चा ना हो जाए, इसलिए तेरा भाई नहीं आया। इतना कहकर विजय घर से बाहर चला जाता है। दोस्तों, विजय जो था वह बहुत ही ज्यादा गरीब हो चुका था। उसके पास उपहार में वस्त्र खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए वह किसी से पैसे उधार लेता है और उधार लिए हुए पैसों से अपनी बहन नीलम, अपने भांजे और बहनोई के लिए सुंदर सुंदर वस्त्र खरीदता है। उन कपड़ों को लेकर वह अपनी बहन के ससुराल को चल देता है। पैदल चलते चलते विजय को सुबह से शाम हो जाती है। तब कहीं जाकर वह अपनी बहन के दरवाजे पर पहुंचता है और दरवाजे के एक तरफ जाकर खड़ा हो जाता है। वह बेचारा दरवाजे पर खड़े होकर अपनी बहन के आने का इंतजार करता है। तभी नीलम की जेठानी की नजर विजय पर पड़ जाती है और वह विजय को पहचान लेती है। विजय को देखने के बाद नीलम की जेठानी जाकर नीलम से कहती है, अरे नीलम बहन, आज तेरा भाई तेरे घर आया है, दरवाजे पर खड़ा है। जब नीलम यह सुनती है तो वह अपनी जेठानी से पूछने लगती है, बहन, यदि आपने मेरे भाई को द्वार पर खड़ा देखा है तो मुझे यह बताओ, मेरा भाई मेरी ससुराल में किस हालत में आया है और मेरे भाई ने आखिर कैसे कपड़े पहने हैं। तब उसकी जेठानी कहती है कि तुम्हारा भाई फटे पुराने वस्त्र पहनकर द्वार पर खड़ा है, वो तुम्हारे आने का इंतजार कर रहा है। यह सुनकर नीलम गुस्से से भर जाती है और सभी की नजरों से खुद को बचाते हुए अपने भाई के पास पहुंचती है। इधर विजय जब अपनी बहन नीलम को अपने पास आते हुए देखता है तो खुशी के मारे उसका चेहरा खिल उठता है। अपनी बहन को देखकर विजय की आंखों में आंसू टपकने लगते हैं। इसके बाद नीलम अपने भाई को अपने साथ में लेकर सबकी नजरों से बचाते हुए घर के सबसे अंदर वाले कमरे में ले जाती है और कमरे में ले जाकर पूछने लगती है, अरे भाई, तुम्हारे पास आखिर निमंत्रण किसने भेजा था जो तुम यहां चले आए? तब विजय कहता है, बहना, तुमने तो अपने भाई को बिल्कुल ही भुला दिया है, लेकिन किसी के मुंह से मुझे पता चल गया कि मेरे भांजे की शादी है, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए और भांजे के लिए नए कपड़े लेकर आया हूं। अपने भाई के मुख से इन बातों को सुनकर नीलम कहने लगती है, भाई, तुम्हें ऐसे बेशर्मों की तरह मेरे घर पर नहीं आना चाहिए था। तुम इस तरीके से फटे पुराने कपड़े पहनकर मेरे घर तक चले आए, ये मेरे लिए बड़े लाज की बात है। कम से कम अपनी नहीं तो मेरी इज्जत का तो ख्याल करते। कम से कम तुमने मेरे मान सम्मान का ख्याल तो किया होता। आखिर तुम्हारी तो कोई इज्जत नहीं, कम से कम तुमने हमारी इज्जत के बारे में तो सोचा होता। नीलम के मुख से ऐसे कटु शब्द सुनकर उस मजबूर भाई का कलेजा छल्ली हो जाता है। तब विजय अपनी बहन के कदमों में गिरकर माफी मांगने लगता है और कहता है, हे बहन, मुझे क्षमा कर दो। मुझे नहीं पता था कि मेरी वजह से यहां तुम्हारी बदनामी होगी। तुम्हारी बदनामी ना हो, तुम्हारी देवरानी, जेठानी और ससुराल वाले तुम्हें ताना ना मारे,
इसीलिए तो मैं तुम्हारे लिए वस्त्र लेकर आया हूं। यदि मुझे यह बातें पहले ही पता होती कि तुम मेरी वजह से इतनी आहत हो जाओगी कि तुम्हें मेरे आने से इतना बुरा लगेगा, तो मैं तुम्हारे दरवाजे पर कभी नहीं आता। मैं तो यहां यह सोचकर आया था कि मेरे भांजे की शादी है। यदि मैं नहीं पहुंचा तो मेरी बहन को उसकी देवरानी, जेठानी और ससुराल वाले ताने मारेंगे। विजय की बातों को सुनकर नीलम का गुस्सा जब थोड़ा सा शांत होता है, तब वह विजय से कहती है, चलो भाई, जब तुम आ ही गए हो तो मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो। जब तक मेरे बेटे की शादी नहीं हो जाती, तब तक तुम इसी कमरे में बंद रहना और भूल कर भी इस कमरे से बाहर निकलने की गलती मत करना, वरना तुम्हें देखकर मेरी शान 2 कौड़ी की हो जाएगी। लोग कहेंगे नीलम का भाई तो भिखारी है। रही बात भोजन की, तो जब भोजन बन जाएगा तो मैं तुम्हें भोजन की थाली तुम्हारे कमरे में पहुंचा दूंगी। तुम भोजन खाकर चुपचाप पिछले दरवाजे से अपने घर चले जाना। विजय कहता है, ठीक है बहन, मैं आज रात को ही तुम्हारे घर से अपने गांव चला जाऊंगा, मगर मेरी तुमसे एक विनती है। मैं तुम्हारे लिए और जीजा जी के लिए जो कपड़े लाया हूं, तुम उन कपड़ों को रख लो। उन्हें मैं तुम्हारे लिए बड़े प्यार से लाया हूं। तब नीलम अपने भाई से कपड़ों को लेकर कमरे के बाहर चली जाती है और जाते समय बाहर से उस कमरे की कुंडी लगा जाती है। प्यारे दोस्तों, इतनी कहानी सुनाकर खरगोश चुप हो जाता है। तब खरगोश की पत्नी कहती है, प्रियवर, बहुत ही भावनात्मक कहानी है। आगे कहानी में क्या हुआ प्राणनाथ? तब खरगोश आगे कहानी सुनते हुए कहता है, हे प्रिय, विजय उस अंधेरे कमरे में बैठकर अपनी बहन के वापस आने का इंतजार करने लगता है और मन ही मन सोचता है कि मेरी बहन मेरे लिए भोजन लेकर वापस आती होगी। आज तो मुझे स्वादिष्ट भोजन खाने को मिलेगा। उधर वह निर्मोही बहन अपने भाई को उस कमरे में बंद करके अपने घरेलू काम धंधे में लग जाती है और भाई को भूल जाती है। शादी के काम धंधे में इतनी ज्यादा खो जाती है कि अब तो उसे याद ही नहीं रहता कि एक ही मां के कोख से जन्मा उसका सगा भाई उसके यहां कमरे में बंद है और उसके लौटने का इंतजार कर रहा है। दोस्तों, इधर जैसे जैसे समय बीतता जाता है, भूख प्यास की वजह से विजय छटपटाने लगता है और उसकी हालत भी खराब होने लगती है। तब विजय अपनी बहन को आवाज लगाता है, लेकिन उसकी आवाज को कोई नहीं सुनता है। इस तरह से विजय को उस अंधेरे कमरे में पड़े पड़े 3 दिन बीत जाते हैं। विजय को अपने बीवी बच्चों की याद आती है। विजय सोचता है, यदि कोई नहीं आया तो मैं भूखा प्यासा इसी कमरे में मर जाऊंगा। यदि मैं मर गया तो मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा? मेरे ना होने पर कैसे मेरे बीवी बच्चों का पालन पोषण होगा? विजय इधर यह सोचते सोचते बेहोश होने लगता है। तभी किसी काम की वजह से नीलम की जेठानी कमरे के पास से गुजरती है। जब विजय के कानों में नीलम की जेठानी के पायल की आवाज सुनाई देती है, तो विजय अपनी पूरी ताकत से उस कमरे का दरवाजा पीटने लगता है। जब नीलम की जेठानी के कानों में उस दरवाजे की आवाज जाती है, तो वह दरवाजे को खोल कर देखती है। अंदर विजय को देखकर वह चौंक जाती है और विजय से पूछने लगती है, अरे भैया, तुम्हें इस कमरे में किसने बंद किया था? विजय इस बात का कोई जवाब नहीं देता। जब नीलम की जेठानी दोबारा पूछती है, तो विजय इस बात को छुपा लेता है। वह झूठ मूठ कह देता है, मैं इस कमरे में आराम कर रहा था, तभी किसी ने गलती से बाहर से दरवाजे की कुंडी लगा दी और मैं इस कमरे में बंद हो गया। बहन, यदि तुम आज नहीं आती तो मेरे प्राण पखेरु उड़ जाते। और इतना कहने के बाद विजय घर के पिछले दरवाजे से चुपचाप बाहर निकल जाता है और सीधा अपने घर की राह पकड़ लेता है। 3 दिन का भूखा प्यासा बेचारा विजय अपने घर के लिए चल देता है। अंत में वह चलते चलते काफी दूर निकल जाता है। भूख प्यास के कारण वह इतना कमजोर हो गया था कि अब उससे ठीक से चला भी नहीं जा रहा था। उसे चलते चलते एकदम चक्कर आने लगता है। चक्कर आने की वजह से जैसे ही विजय जमीन पर गिरने वाला होता है, तभी वहां पर कहीं से एक बूढ़ी मां आ जाती है और वह बूढ़ी मां विजय के गिरने से पहले ही विजय को संभाल लेती है। जब कुछ घंटे बाद विजय को पुनः होश आता है, तो विजय स्वयं को एक बूढ़ी मां की गोद में लेटा हुआ पाता है। बूढ़ी मां एक पंखा लेकर उसके ऊपर हवा कर रही थी। होश आने के पश्चात विजय खड़ा हो जाता है और खड़े होने के बाद उन बूढ़ी मां को धन्यवाद करता है। प्यारे दोस्तों, जिस बूढ़ी मां की गोद में वह कमजोर और लाचार विजय लेटा हुआ था, वह बूढ़ी मां साक्षात देवी मां का रूप थी। इधर विजय की पत्नी मालती रोज उन देवी मां की पूजा किया करती थी
और पूर्ण श्रद्धा और भक्तिभाव से देवी मां की भक्ति किया करती थी। इसीलिए जब विजय चक्कर खाकर गिरने वाला होता है तो उसी समय पर तत्काल देवी मां प्रकट होकर विजय को संभाल लेती हैं और विजय का सिर अपनी गोद में रखकर उसे अपनी गोद में सुला लेती है। जब विजय को होश आता है तो वह देवी माता को प्रणाम करके अपने घर के लिए वहां से चलने लगता है। तभी उसी समय पर बूढ़ी मां कहती हैं, बेटा तुम भला कहां से आ रहे थे और इधर कहां जा रहे थे? तब विजय बताता है, हे मां, मेरे भांजे की शादी थी, इसी वजह से मैं अपनी बहन के घर से आ रहा था और इधर मेरा गांव है, मैं अपने गांव को जा रहा हूं। तो बूढ़ी मां विजय से कहती हैं, बेटा यदि तुम बुरा ना मानो तो मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूं। तब विजय कहता है, पूछो मां, तुम मुझसे क्या पूछना चाहती हो? बूढ़ी मां पूछती हैं, बेटा यदि तुम अपनी बहन के घर से आ रहे हो, जैसा कि तुमने बताया कि वहां पर शादी थी, तो फिर तुम खाली हाथ अपने घर क्यों जा रहे हो? क्या तुम्हारी बहन ने तुम्हारी बीवी बच्चों के लिए कुछ नहीं दिया? बूढ़ी मां के मुख से ऐसी बातों को सुनकर विजय की आंखों में आंसू आ जाते हैं। विजय उसके बाद में उन बूढ़ी मां को अर्थात देवी मां को सारी बात बता देता है। इस प्रकार से विजय के मुंह से पूरी घटना को सुनने के बाद बूढ़ी मां कहती हैं, हे पुत्र, तुम किसी भी प्रकार की चिंता मत करो, जो हुआ उसे भूल जाओ, उसे जाने दो। यहां से कुछ दूरी पर मेरा एक बगीचा है, उस बगीचे में अनेकों प्रकार के फल लगे हुए हैं। तुम उस बगीचे में चलकर कुछ फल खाकर अपना पेट भर लो, क्योंकि तुमने 3 दिन से कुछ नहीं खाया है। जब तुम्हारा पेट भर जाए तो कुछ फल तुम अपने बीवी और बच्चों के लिए भी तोड़कर रख लेना। जब तुम्हारी बीवी और बच्चे तुमसे मिलेंगे तो पूछेंगे कि तुम अपनी बहन की ससुराल से क्या लेकर आए हो, तो तुम कह देना तुम्हारी बहन ने तुम्हारे परिवार के लिए ये फल भेजे हैं। ऐसा करने से बेटा तुम अपनी बीवी बच्चों के सामने शर्मिंदा होने से बच जाओगे और इससे तुम्हारी मान प्रतिष्ठा भी बची रहेगी। विजय इस प्रकार से जब बूढ़ी मां की इन बातों को सुनता है तो बात मानकर विजय बूढ़ी मां के बगीचे में पहुंच जाता है। उस बगीचे में कई प्रकार के फल लगे हुए थे। तब विजय वृक्षों से फल तोड़कर खाने लगता है और जब उसका पेट भर जाता है तो कुछ फलों को तोड़कर एक थैले में रख लेता है। यह सब करने के बाद विजय उस बूढ़ी मां से आज्ञा लेकर अपने घर के लिए चला आता है। तब बूढ़ी मां विजय से कहती हैं, हे पुत्र, जाते समय तुम मेरी इन 8 बातों को सुनते जाओ, ये तुम्हारे जीवन में बहुत ज्यादा काम आएंगी। इस प्रकार से बूढ़ी मां विजय को 8 बातें बताती हैं। उन 8 बातों को सुनकर विजय अपने घर को चल देता है। जब विजय फलों से भरा हुए उस थैले को लेकर अपने घर पहुंचता है तो विजय के छोटे छोटे बच्चे और विजय की पत्नी विजय के पास आते हैं और पूछने लगते हैं, पिताजी तुम बुआ के घर से आ रहे हो, आखिर बुआ ने हमारे लिए क्या भेजा है? यह सुनकर विजय अपने हाथों में टंगा हुआ थैला अपनी पत्नी को थमा देता है और थैला देने के बाद विजय घर से निकलकर बाहर की ओर चला जाता है। उधर विजय के जाने के बाद विजय की पत्नी जब उस थैले को खोलकर देखती है तो थैले के अंदर का नजारा देखकर वह एकदम से हैरान रह जाती है। मालती थैले में देखती है कि वह थैला पूरा सोने चांदी के फलों से भरा हुआ है। जब वह उन फलों को उठाकर देखती है तो उनके अंदर से कुछ बजने की आवाज आती है। मालती उत्साहित होकर अनार के फल तोड़ती है तो अनार के फलों से हीरे निकलते हैं। जब आम के फल फोड़ती है तो आम की गुठलियों की जगह सोने की गुठली निकलती है। यह देखकर विजय की पत्नी मालती बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और दौड़कर अपने पति के पास में पहुंचती है। अपने पति के पास पहुंचकर वह कहती है, तुम तो शादी में गए थे और आखिर तुम लेकर क्या आए हो? अपनी पत्नी की इन बातों को सुनकर विजय सोचने लगता है कि मेरे घर वालों को शायद फल पसंद नहीं आए होंगे, इसीलिए मेरी पत्नी आज मुझसे ऐसी बात पूछ रही है। मुझे शायद अपने बच्चों के लिए लड्डू पेड़ा लेकर आना चाहिए था। तब विजय अपनी पत्नी से कहता है, भाग्यवान बहन नीलम ने जो कुछ भी भेजा है वह मैंने लाकर तुम्हें दे दिया। अब जो कुछ भी थैले में है उसे ही बच्चों को बांट कर दे दो। तब पत्नी कहती है, पहले तुम घर के अंदर चलो और घर पर चलकर देखो कि तुम्हारी बहन ने हमारे लिए क्या भेजा है। यह कहकर मालती अपने पति को पकड़कर ले जाती है और अपने पति से कहती है, इसे जरा देखिए तो सही, आखिर हमारी ननद रानी ने हमारे लिए क्या भेजा है। इतना कहकर मालती विजय के सामने थैले को पलट देती है।
थैला पलटते ही अंदर से हीरे, मोती, सोने चांदी निकलते हैं। मालती कहती है, आखिर हमारी ननद जी ने तो हमारा भाग्य ही बदल दिया। उन्होंने फलों में छुपा कर के हीरे मोती भेजे हैं। जब यह नजारा विजय देखता है तो समझ जाता है कि मुझे जो रास्ते में बूढ़ी मां मिली थी वह कोई साधारण मां नहीं थी। वह बूढ़ी मां कोई और नहीं, परमात्मा का ही कोई रूप थी। लेकिन इस बारे में विजय अपनी पत्नी को कुछ भी नहीं बताता है और मन ही मन उन बूढ़ी मां को धन्यवाद देता है। इस प्रकार से विजय को बहुत सारा धन मिल जाता है। विजय पहले की तरह फिर से अमीर बन जाता है। कुछ समय बाद विजय अपनी बीवी और बच्चों के लिए एक अच्छा सा आलीशान महल बनवाता है और बड़ी शान शौकत के साथ राजा महाराजाओं की तरह उस महल में रहने लगता है। नगर के सब लोग भी विजय को ऐसा देखकर उसका मान सम्मान करने लगते हैं। धीरे धीरे जब विजय का महल तैयार हो जाता है, जब उसकी राजा महाराजाओं जैसी शान शौकत हो जाती है, तो एक दिन विजय की पत्नी मालती अपने पति से कहती है, सुनो जी, सावन का महीना आने वाला है और सावन के महीने में सभी स्त्रियां अपने पिता के घर जाती हैं। इसलिए आप भी अपनी बहन के ससुराल जाओ और मेरी ननद रानी को हमारे घर बुलाकर लाओ। इसी बहाने से वह अपने मायके घूम जाएंगी, मैं भी अपनी ननद जी से मिल लूंगी। विजय जब अपनी पत्नी की यह बात सुनता है तो वह अपनी बहन के ससुराल जाने का निर्णय लेता है और कुछ समय के बाद वहां पहुंच जाता है। एक बार फिर विजय अपनी बहन के घर उसी दरवाजे पर जाकर खड़ा हो जाता है जहां कुछ दिन पहले वह खड़ा हुआ था। उसी समय नीलम की जेठानी घर से बाहर निकलती है और नजारा देखकर दौड़ी दौड़ी नीलम के पास जाती है और कहती है, नीलम बहन, बाहर तुम्हारा भाई आया है। यह सुनकर नीलम कहती है, अरे बहन, कोई भी भिखारी मेरा भाई नहीं हो सकता, मेरा कोई भाई नहीं है। दरअसल नीलम ऐसा इसलिए कह रही थी क्योंकि वह इस बार भी अपने भाई को भिखारी ही समझ रही थी। लेकिन जब उसकी जेठानी बताती है कि अरे नीलम, तुम्हारा भाई आज भिखारियों की तरह नहीं, राजा महाराजाओं की तरह आया है। तुम्हारे भाई को देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी देश का राजा महाराजा हो। तुम्हारे भाई के आगे पीछे 4-4 सैनिक खड़े हैं। दरवाजे पर एक बड़ी सुंदर सजी हुई रथ गाड़ी खड़ी है। भला एक बार जाकर तो देखो। नीलम अपनी जेठानी की बातों पर विश्वास नहीं करती और सच्चाई जानने के लिए छुप कर देखने लगती है। जैसे ही नीलम ने अपने भाई को उस रूप में देखा तो वह चकित रह गई। वह सोचने लगती है, कल तक तो मेरा भाई बिल्कुल भिखारी था, पहनने के लिए ठीक से वस्त्र भी नहीं थे, फिर अचानक इतना अमीर कैसे बन गया। अब नीलम अपने भाई के लिए आरती का थाल सजाकर उसकी आरती उतारने लगती है। इसके बाद वह अपने भाई को बड़े आदर पूर्वक अपने घर में बुलाकर ले जाती है और कहती है, भैया, मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरी वजह से तुम्हें बहुत कष्ट और शर्मिंदगी उठानी पड़ी। विजय कहता है, बहन, कोई बात नहीं, उस समय हमारे दिन कुछ अच्छे नहीं थे। तुम्हारी गलतियों के लिए मैंने तुम्हें पहले ही क्षमा कर दिया था। अब तुम इन बातों को छोड़ो और मेरे साथ हमारे घर चलने की तैयारी करो। मैं तुम्हें बुलाने के लिए आया हूं। तुम्हारी भाभी ने तुम्हें बुलाने के लिए मुझे भेजा है। इतना सुनकर नीलम खुशी खुशी अपने भाई के घर जाने के लिए तैयार हो जाती है और तैयार होकर रथ में बैठ जाती है। इस प्रकार जब विजय की बहन अपने मायके पहुंचती है तो अपने भाई की शान शौकत को देखकर दंग रह जाती है। वह देखती है कि भव्य आलीशान महल है और महल के अंदर अनेक प्रकार के नौकर चाकर लगे हैं, अन्न के भंडार भरे हुए हैं। नीलम अपने भाई की स्थिति देखकर हैरान रह जाती है। उधर विजय की पत्नी भी अपनी ननद की खूब सेवा करती है। 7 दिनों तक उसे अपनी पलकों पर बिठाकर रखती है। विजय की पत्नी मालती को लगता है कि यह सब शान शौकत उनकी ननद रानी की वजह से हुई है, क्योंकि विजय ने कभी अपनी पत्नी को अपने अमीर होने की बात नहीं बताई थी। वह जानता था कि यह सब नीलम की वजह से नहीं, देवी मां के आशीर्वाद से हुआ है। विजय की पत्नी मालती इस बात से अवगत नहीं थी, इसलिए वह अपनी ननद की खूब सेवा करती है। कुछ दिन बीतने के बाद जब विजय की बहन नीलम का ससुराल जाने का समय होता है तो विजय की पत्नी मालती अपने पति से कहती है, सुनो जी, कल आपकी बहन अपने घर जाएंगी। आप बाजार जाओ और वहां से उनके लिए कोई अच्छा सा तोहफा ले आओ। पत्नी की बात सुनकर विजय घर से बाहर निकल जाता है। वह एक मोची की दुकान पर पहुंचता है और मोची से कहता है, मोची भाई,
मुझे अपनी बहन के लिए बोलने वाली जूती बनवानी है। क्या तुम मेरी बहन के लिए बोलने वाली जूती बना सकते हो? मोची कहता है, क्यों नहीं सेठ, मैं बोलने वाली जूती तो बना दूंगा, लेकिन इसकी बहुत कीमत लगेगी। विजय कहता है, हे मोची भाई, मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा। बस ऐसी जूतियां बना दो और उसमें कुछ ऐसा यंत्र उपयोग करो कि जब भी मेरी बहन उन्हें पहने और चले तो वे बारी बारी से इन 8 बातों को बोले। इसके बाद विजय उस मोची को उन 8 बातों को बताता है जो बूढ़ी मां ने विजय को चलते समय बताई थी। विजय मोची से कहता है, हे मोची भाई, अब जो ज्ञान की बातें मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, उन सभी बातों को आप इस जूती में अच्छे से अंतर्हित कर देना, ताकि जब मेरी बहन उन जूतियों को पहनकर चले तो वे 8 बातें उसमें से सुनाई दें। इस प्रकार से विजय बारी बारी से वे बातें मोची को सुनाता है। पहली बात इस तरह बताता है, बड़े ज्ञान की बात है, मानव इसे न भूल, होती है अज्ञानता निर्धनता का मूल। दूसरी, जो समय भरोसे बैठता रहता सदा गरीब, बिना काम बदले नहीं उसका कभी नसीब। तीसरी, आलस कर रहता सदा, जो परिवर्तनहीन वही कर्म करता फिरे, कहत स्वयं को दीन। चौथी बात इस तरह बताता है, नहीं गरीबी से बड़ा है कोई अभिशाप, हासिल करके ज्ञान को दूर करो अब आप। पांचवीं, दोष समय को दो नहीं, नहीं बनो मजबूर, कर्म साधना में जुटो, करो गरीबी दूर। छठी बात, कर्म कभी करता नहीं, कोसे सदा नसीब, भाग्य भरोसे बैठता वह मानव रहे गरीब। सातवीं बात इस तरह बताता है, अज्ञानी पर ही सदा करे गरीबी वार, युद्ध में होता विजय, ज्ञान सदा हथियार। आठवीं और सबसे आखिरी बात बताते हुए विजय कहता है, हे मोची भाई, मेरी बहन जब 8वां कदम रखे तो जूतियां बस यही बात बोले, पैसों के बाजार में बदल गई तहजीब, धन दौलत से जुड़ रहे रिश्ते हुए गरीब। इस तरह 8 बात विजय उस मोची को बताने के बाद मोची से कहता है, हे मोची भाई, ऐसी 8 बातें बोलने वाली मुझे जूतियां बना दो। जब ये 8 बातें वो जूतियां बोलेगी और जब मेरी बहन इन बातों को सुनेगी तो उसे अपनी गलती का एहसास होगा कि मेरी बहन को पैसे के घमंड में आकर अपने भाई का ऐसे अपमान नहीं करना चाहिए था। प्यारे दोस्तों, इस तरह विजय उस मोची से अपनी बहन के लिए हीरे मोती से जड़ी हुई सोने और चांदी की जूतियां बनवाता है और उन जूतियों को ले जाकर अपनी बहन को उपहार स्वरूप दे देता है। सोने चांदी की जूतियां पाकर नीलम का चेहरा एकदम खिल जाता है। उसके बाद नीलम अपने भाई से विदा लेकर अपने घर चली जाती है। इधर नीलम जब अपनी ससुराल पहुंच जाती है तो नीलम की देवरानी और जेठानी पूछने लगती हैं, अरे नीलम, तुम अपने भाई के घर से आई हो, तुम्हारे भाई ने तुम्हें क्या उपहार दिया है? तब नीलम अपनी देवरानी, जेठानी और अपने ससुराल वालों को अपने भाई के द्वारा दी हुई भेंट दिखाती है। वह उन्हें जूतियां दिखाती है और कहती है, देखो, मेरे भाई ने मुझे हीरे मोती से जड़ी हुई सोने चांदी की जूतियां बनवा कर दी हैं। तब नीलम उत्साहित होकर जूतियां पहनकर चलकर दिखाती है। जैसे ही नीलम उन जूतियों को पहनकर चलती है तो जूतियां बोलती हैं, पैसों के बाजार में बदल गई तहजीब, धन दौलत से जुड़ रहे रिश्ते हुए गरीब। जब नीलम यह बात सुनती है तो उसका सिर शर्म से नीचे झुक जाता है और वह अपने भाई को याद करके एकदम से रोने लगती है। जब देवरानी और जेठानी पूछती हैं, अरे नीलम, आखिर क्या हुआ जो तुम अचानक से रोने लगी? तो नीलम अपनी देवरानी और जेठानी को सारी बातें बताती है। हे बहन, मैंने पैसों के घमंड में आकर अपने भाई से कितना भला बुरा कहा था। मैंने अपने भाई को एक गिलास पानी तक नहीं पूछा। देखो, मेरे भाई ने मुझे कितनी कीमती जूतियां बनवा कर दी हैं। अब तो मुझे अपने आप से घृणा होने लगी है। मैं तो जीना नहीं चाहती। तभी नीलम की जेठानी उसे समझाने लगती है, हे बहन, जो भी कुछ हुआ उसे भूल जाओ। आगे से याद रखना, कभी किसी के साथ ऐसा बर्ताव मत करना, क्योंकि जो व्यक्ति धन दौलत का घमंड करता है और रिश्तों को दौलत के तराजू से तौलता है, उससे माता लक्ष्मी हमेशा के लिए दूर चली जाती है। इसलिए अब मैं तुम्हें जो बातें बताने जा रही हूं, मेरी उन बातों को तुम हमेशा याद रखना और इन्हें जीवन में गांठ बात लेना। इस तरीके से नीलम की जेठानी नीलम को 8 बातें बताती है और अपनी देवरानी से कहती है, सुनो नीलम, जो व्यक्ति रात्रि के समय
भोजनालय में झूठे बर्तन रखता है और खाने पीने की चीजों को व्यर्थ ही बर्बाद करता है, उसके यहां बहुत जल्द दरिद्रता का वास होता है और वह निर्धन हो जाता है। दूसरी बात, जिस घर में घर की स्त्रियों का अपमान होता है, उनकी इज्जत नहीं की जाती, ऐसे घर में कभी देवी लक्ष्मी का वास नहीं होता। तीसरी बात, जिस परिवार में पैसों की कदर नहीं की जाती और जो लोग व्यर्थ ही धन का व्यय करते हैं, ऐसे घरों से भी माता लक्ष्मी रूठ कर चली जाती है। चौथी बात, जो लोग धनवान होने के बाद उस पैसे से दूसरों के मान प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाते हैं या फिर अहंकार में आकर उसका प्रयोग बेकसूर लोगों को सताने में करते हैं, ऐसे लोगों से भी लक्ष्मी माता रूठ जाती है और वह निर्धनता की राह पर बढ़ने लगता है। पांचवीं बात, जिस घर परिवार के लोग ठीक से अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते और कार्य को कल पर टालते रहते हैं, उन लोगों के घरों से भी माता लक्ष्मी बहुत जल्द विदा ले लेती हैं। छठी बात सुनो, जो लोग अपने से बड़ों की इज्जत नहीं करते या फिर अपने से बड़ों से कटु शब्द बोलते हैं, ऐसे लोग आज नहीं तो कल निर्धनता का सामना जरूर करते हैं। सातवीं बात, जिस घर परिवार के लोग मेहमान का आदर भाव नहीं करते या फिर अपने दरवाजे से किसी याचक की परिस्थिति जाने बिना उसे खाली हाथ लौटा देते हैं, ऐसे लोगों को भी गरीबी का सामना करना पड़ता है। आठवीं और अंतिम बात, जो मनुष्य मां बाप का अनादर करते हैं और उन्हें कष्ट पहुंचाते हैं, ऐसे मनुष्य इस दुनिया में कभी खुश नहीं रह सकते और न ही ऐसे लोगों के पास कभी धन लक्ष्मी जाना चाहती है। हे नीलम, तुमसे जो कुछ भी जाने या अनजाने में हुआ उसे भूल जाओ और मेरे द्वारा बताई गई इन बातों का हमेशा अपने जीवन में पालन करना। इस तरह खरगोश कहानी को खत्म करते हुए कहता है, हे प्रिय, इस तरह उस बहन को अपने किए का बहुत पछतावा होता है। उसे समझ आ जाता है कि माया तो आनी जानी है। मनुष्य को कभी भी धन संपत्ति के अहंकार में आकर किसी का अनादर नहीं करना चाहिए। कभी भी किसी रिश्ते की गरिमा धन की मोह माया में आकर भंग नहीं करनी चाहिए। इस तरह कहानी सुनकर खरगोश की पत्नी कहती है, हे प्राणनाथ, यह कहानी वाकई बहुत मार्मिक और जीवन को सीख देने वाली है। और अंत में दोनों उस सुंदर नगर का भ्रमण करके वापस जंगल में अपने घर को लौट जाते हैं। प्यारे दोस्तों, कहानी से कुछ भी सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करके स्टोरियन सफर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन दबा देना ताकि जब नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके।